नमस्कार, बात आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। असम के एमपी फंडिंग घोटाले के 3 आरोपी अजमेर से गिरफ्तार। तीनों असम के अधिकारी अजमेर में काट रहे थे फरारी। कर्नाटक के चुनावी बयान से गुस्साए अजमेर बजरंगी दल के कार्यकर्ता। कांग्रेस के विरोध में लगाए नारे, फूका पुतला और किया हनुमान चालीसा का पाठ। केरला स्टोरी फिल्म का स्टेटस लगाना भारी पड़ा दलित युवक को। गला काट देने की धमकी पर अनिता भदिल विरोध पर उतरी। और अब अजमेर के मांसाहारी लोगों को पीछे छोड़ चुका है भगवानगंज का युवक करण नहारिया। हर रोज खा जाता है छिपकली, सांप, बिच्छू, केकड़े। पत्नी के वियोग से अवसाद में आए व्यक्ति ने लगाया फांसी का फंदा। पुलिस कर रही है मामले की जांच। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे।
और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। असम सरकार ने अजीत कुमार भुइया के एमपी फंडिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के 3 आरोपी निलंबित आईएएस शिवाली देवी शर्मा, सहयोगी अजीत पाल और राहुल अमीन को असम पुलिस ने कोतवाल थाना पुलिस की मदद से अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। असम सरकार ने अजीत कुमार भुइया के एमपी फंडिंग घोटाले में कथित संलिप्तता के 3 आरोपी निलंबित आईएएस शिवाली देवी शर्मा, सहयोगी अजीत पाल और राहुल अमीन को असम पुलिस ने कोतवाल थाना पुलिस की मदद से अजमेर से गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार असम पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी अजमेर में फरारी काट रहे हैं। कोतवाल थाना पुलिस की मदद से होटल से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अजमेर पुलिस ने तीनों आरोपियों को आज एसीजेएम माननीय न्यायालय में पेश भी किया। दर्शक को हम आपको बता दें, तीनों आरोपियों पर असम में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम करोड़ों रुपए घोटाले का आरोप है। उल्लेखनीय है कि मुनीन्द्र बोरदोलोई कामरूप जिले के प्रशासनिक अधिकारी है, सुकन्या बोरा कामरूप की अतिरिक्त उपायुक्त और शर्मिष्ठा बोरा राज्य सरकार की उप सचिव है। इससे पहले कृष्णानगर मिलनपुर के स्थानीय लोगों ने 6 फरवरी को राज्यसभा सांसद अजीत कुमार भुइया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए दावा किया था कि सांसद ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि राज्यसभा में उनके इलाके में सड़क निर्माण के लिए स्वीकृति धन का दुरुपयोग किया गया। क्या आप घोटाले में शामिल थे क्या इसमें? मैम आपको गिरफ्तार किया है, क्या शामिल हो क्या इस घोटाले में? आपका कोई रोल था क्या इसमें, ऐसे ही? कर्नाटक में कांग्रेस चुनावी बयान से गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर कांग्रेस के विरोध में सड़क पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाए और पुतला फूंककर हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। कर्नाटक में कांग्रेस के चुनावी बयान से गुस्साए बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने अजमेर के गांधी भवन चौराहे पर कांग्रेस के विरोध में सड़क पर उतरकर जय श्री राम के नारे लगाए और पुतला फूंककर हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। गांधी भवन चौराहा सोमवार को जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आक्रोश फूट गया। महानगर मंत्री संजय तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए यह तक कह डाला कि संगठन की तरफ आंख दिखाने वाले लोगों की आंखें निकाल ली जाएंगी। कर्नाटक सरकार के द्वारा अपने चुनावी मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ इसकी तुलना एक आतंकवादी संगठन से की गई है। गत कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में राष्ट्रवादी संगठन जो सेवा सुरक्षा संस्कार से भारत माता की पूजा करता है बजरंग दल, उसको बैन करने की उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये रखा है कि हमारी सरकार आती है तो हम बजरंग दल को बैन करेंगे। आज इसी क्रम में बजरंग दल ने पूरे देश भर में कांग्रेस को सद्बुद्धि आए इस तरह का यज्ञ करा, कांग्रेस का पुतला फूंका है। कांग्रेस की नीतियाँ, जब से कांग्रेस का जन्म हुआ है उन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। 1947 में भी इस देश की बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को नहीं समझा और भारत माता का तुष्टीकरण की नीति के चलते विभाजन करा। और आगे किसी भी ऐसे राष्ट्रवादी संगठन पर जो उनके न क्रिया में है न प्रतिक्रिया में है न उनके हाथ में है बैन करना, और केवल तुष्टीकरण की नीति के कारण वहाँ के अल्पसंख्यक समाज को तुष्टीकरण करने के लिए ये घोषणा, निराधार घोषणा अपने मैनिफेस्टो में करी है। इसके विरोध स्वरूप आज अजमेर महानगर में बजरंग दल ने के कार्यकर्ताओं ने यहाँ कांग्रेस का तुष्टीकरण की नीतियों का पुतला दहन करा है। कांग्रेस को सद्बुद्धि आवे इसलिए आज हनुमान चालीसा का पाठ भी करा है। बजरंग दल के सह संयोजक दीपक ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता यह कहीं भी सहन नहीं करेंगे। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन समाज के लिए काम करता है, लव जिहाद, भूमाफिया, गुंडों, बदमाशों को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कांग्रेस हमेशा हिंदुओं को दबाने का प्रयास करती है, जिसके चलते समाज सेवा से जुड़े बजरंग दल की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। कार्यकर्ताओं द्वारा जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है, इसके रहते बजरंग दल ये कुछ सहन नहीं करने वाला है और पूरे देश भर में आक्रोश व्यक्त किया है और आगे भी करेगा। अगर ऐसी कोई नीति ये अपनाएंगे तो बजरंग दल को बैन करना इनके बस की बात नहीं है। रावण ने भी सोचा था हनुमान जी की पूंछ में आग लगा देंगे और उसका आज रिजल्ट सामने है कि क्या हुआ था। इसलिए ऐसा कुछ करने की अगर ये सोचेंगे तो आगे भी हम विरोध करेंगे इसका। और ऐसे इसी तरह से ही जैसे पूरे देश में पुतला फूंका गया, हमने भी आज इसी क्रम में अजमेर महानगर बजरंग दल ने पुतला फूंक के इसका विरोध किया है। और आगे भी अगर ये ऐसा कुछ करते हैं
तो हम पूर्ण तरह अच्छे से इसका एक्शन लेंगे और इनका विरोध करेंगे। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए खुली चेतावनी भी दी। कहा कि वे कांग्रेस का विरोध करते हैं। बजरंग दल समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन इसकी तुलना आतंकवादी संगठन से करना बेहद निंदनीय है। यह कांग्रेस की सोच को प्रदर्शित करता है। पूर्व में जोधपुर में केरला स्टोरी फिल्म का स्टेटस लगाने के बाद एक दलित युवक के साथ 3 युवकों पर मारपीट की। वहीं पीड़ित का आरोप है कि उसे गला काट देने की धमकी भी दी गई है। अजमेर दक्षिण विधानसभा से विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनिता बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यह राज्य के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसके बावजूद भी इस तरीके का मामला हो रहा है। इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। पूर्व में जोधपुर में केरला स्टोरी फिल्म का स्टेटस लगाने के बाद एक दलित युवक के साथ 3 युवकों पर मारपीट की। वहीं पीड़ित का आरोप है उसे गला काट देने की धमकी भी दी गई। अजमेर दक्षिण विधानसभा में विधायक और प्रदेश प्रवक्ता अनिता बघेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। यह राज्य के मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, इसके बावजूद भी इस तरीके का मामला हो रहा है। इस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए। विधायक अनिता बघेल ने कहा कि उनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आग्रह है कि इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को तुरंत बंद करिए। राजस्थान में अब हिंदू विरोध में कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार पर साधा निशाना पहुंचा। पूर्व में उदयपुर की घटना को लेकर कन्हैया लाल की हत्या हुई। अब जोधपुर उदय मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले 24 साल के युवक द टेलर मूवी देखने के बाद अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने पर हुई थी मारपीट युवक के साथ। अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और अशोक गहलोत जाति विशेष की राजनीति, अपने वोट बैंक तो लेते हो तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राजस्थान में हिंदू समाज बोलने की आजादी नहीं है। देखिए, जोधपुर के अभिषेक सरगरा जो लक्ष्मी मंदिर थाने के अंतर्गत रहने वाला लड़का है और 24 वर्ष का ही है। इस बच्चे ने केरल मूवी देखी होगी और देखने के बाद इसको अच्छी लगी, तो देखने के बाद इस बच्चे ने अपने व्हाट्सएप के पर इस मूवी का पोस्टर लगाया और ये कहा ये पिक्चर बहुत अच्छी है, लड़कियों को जरूर देखनी चाहिए। सिर्फ इतने मात्र भर में ही जोधपुर के असामाजिक तत्वों ने और कुछ कांग्रेस के लोगों ने इस बच्चे के साथ मारपिटाई की और उसको इतनी बुरी तरह से मारा कि बच्चे के माता पिता को कंप्लेन दर्ज करनी पड़ी। मेरा कहना यह है कि इसी प्रकार से उदयपुर में कन्हैया कुमार का भी इसी प्रकार से मारपीट की गई थी असामाजिक तत्वों द्वारा और अंत में उसका मर्डर कर दिया गया था। तो राजस्थान में पूरी तरह से जंगल राज है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राजस्थान में नहीं है। जिस बात के लिए मुख्यमंत्री बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार की बात करते हैं, लोकतंत्र में जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, वो संवैधानिक संस्थाओं की बात करते हैं। वो मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो गुमराह कर रहे लोगों को और तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा कर दी है। एक संप्रदाय विशेष के वोट लेने के लिए कांग्रेस और अशोक गहलोत जी इतने नीचे गिर जाएंगे कि उनको मानवता क्या होती है इसका भी ख्याल नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। पूरा जंगल राज कायम है। हिंदू जो बहुसंख्यक संख्या में है उनको रहने की आज़ादी नहीं है, न बोलने की आज़ादी है। ऐसी सरकार निश्चित रूप से सरकार कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि चुनी हुई सरकार सभी वर्ग समाज की सरकार होती है, किसी एक वर्ग की सरकार नहीं होती। लेकिन अशोक गहलोत ने साबित कर दिया है कि ये हिंदू विरोधी, विशेषकर बहुसंख्यक विरोधी सरकार है और इस सरकार को हिंदू आने वाले समय में निश्चित रूप से सबक सिखाएगा। जो सरकार, जो पार्टी ये कहती है कि बजरंग दल को प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जो बजरंग दल की तुलना पीएफआई जैसे कट्टरवादी, हिंसक, अत्याचारी, आतंकवादी संगठन से करती है, उस संगठन के मुख्यमंत्री, उस दल के मुख्यमंत्री की सोच क्या होगी ये हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और अब तो खुलकर के चीजें सामने आ गई, समाज के सामने आ गई, इसलिए हिंदू समाज को भी जागृत होना चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। अनिता बघेल, अजमेर दक्षिण विधायक, प्रदेश प्रवक्ता का बयान राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग फिल्म द केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं वे प्रतिबंध पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के समर्थक हैं। द केरल स्टोरी ने उस साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें हिंदू लड़कियों को आतंकवाद के लिए मजबूर किया गया। आपने मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को जंगलों में जाते और जिंदा जानवरों को खाते देखा ही होगा। अजमेर के भगवानगंज में रहने वाले करण नहारिया भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उनके कुछ वीडियो इन दिनों लोग शेयर कर रहे हैं। उन्हें विश्व पुरुष बताया जा रहा है। आपने मशहूर शो मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स को जंगलों में जाते और जिंदा जानवरों को खाते देखा होगा। अजमेर के भगवानगंज में रहने वाले करण
नाहरिया भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। उनके कुछ वीडियो इन दिनों लोग शेयर कर रहे हैं। उन्हें विश्व पुरुष बताया जा रहा है। बात आज की ने करण नाहरिया से बात की। करण जानवरों का फार्म चलाता है और सांप, बिच्छू, केकड़े और छिपकली सहित अन्य जानवर आराम से खा लेता है। करण का कहना है कि जानवरों को बिना खाए मैं एक दिन नहीं रह सकता। वहीं एक्सपर्ट का कहना है कि युवक बचपन से ही जहरीले जानवर खा रहा है, इससे शरीर को आदत हो गई है। करण ने बताया कि वो रोजाना पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर सांप, बिच्छू सहित अन्य जानवरों को पकड़कर खाता है। बचपन में जब खाना नहीं मिलता था तब से उसे जानवरों को खाने की आदत लग गई। उसे 2 बार सांप भी काट चुका है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। करण ने बताया कि 14 साल की उम्र में ऐसा कर रहा है, फिर धीरे धीरे उसे स्वाद आने लगा। करण ने बताया कि वह छिपकली का सूप पीना भी बहुत पसंद करता है। करण हर रोज करीब 1 या 2 जहरीले जानवर खाता है। अब वह बेटे रेहान को भी सिखा रहा है। करण के मुताबिक छिपकली, बिच्छू, सांप खाए बगैर उसे नींद नहीं आती। करण वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट करता है। लोगों से अपने टैलेंट को लेकर सपोर्ट मांगने के लिए वीडियो बनाता है। अजमेर के क्षेत्रीय वन अधिकारी चरणजीत सिंह ने बताया कि सांप में केवल भारतीय नाग यानी कोबरा को पकड़ना, खाना व वन्य जीव अधिनियम के तहत अपराध है। पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाती है। छिपकली, केकड़ा आदि जीव अन्य जीव अधिनियम के तहत नहीं आते हैं। हाय फैमिली, जय श्री महाकाल। मेरा नाम करण नाहरिया फ्रॉम अजमेर भगवानगंज सासी बस्ती, और मैं कुछ अच्छा करने के चक्कर में हूँ। बस आप भाई लोगों का कोऑपरेट मिलता रहे। तो आज न्यू डिश चिपकली सूप जो आप लोगों को बताया ही था, लेकिन आज चिपकली सूप बनाया मैंने बहुत लोग इसी हुई चटनी के साथ, रेड चिली के साथ, और सो स्वीट इन द टेस्ट। और मैं सब भाइयों से कोऑपरेट करूँगा, आप लोग मुझे कोऑपरेट करें और आगे से आगे पहुँचाने की कोशिश करें। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। सब भाइयों से निवेदन है कि आप लोग मुझे बस कोऑपरेट करते रहें। और मैं अभी नेक्स्ट वीडियो डालूँगा आपको, और जा ही रहा हूँ। थोड़ा सा डिश करने रुक गया था और अभी निकल ही रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो भी दूंगा। और सांप, चिपकली, बिच्छू, केड़ा आप लोग मेरे अगले वीडियो देख चुके हो, मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। और मुझे नेक्स्ट टाइम में 2 या 3 बार सांप काट चुका, कोई इफेक्ट आया नहीं और कोई साइड इफेक्ट हुआ नहीं। और ये बिच्छू वगैरह तो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ है और बड़े शौक से खाने का शौकीन हूँ। और दिन में जब तक मुझे 2 से 3 जानवर नहीं मिले खाने को, तो मुझे ना तो चैन आता है ना सुकून। अभी एक्चुअली ऐसा है कि ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी और टेम्परेचर आई है, धूप पड़ रही है, इसलिए मैंने मेरे चैनल को ब्लॉक कर दिया था और कुछ घर में प्रॉब्लम में थी। और बस कृपा यही रहेगी, सब भाइयों से मुझे कोऑपरेट करते रहे। जय महाकाल। पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक ने पत्नी के साड़ी का फंदा बनाकर मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पति पत्नी में विवाद के बाद पत्नी के मायके चले जाने से नाराज युवक ने पत्नी की साड़ी का फंदा बना मौत को गले लगा लिया। सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अलवरगेट थाना अंतर्गत जादूगर 20 फीट रोड के रहने वाले मृतक के चाचा अजय ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि उसका भतीजा शिवा रविवार रात करीब 10 बजे नशे में धुत होकर घर आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। आज सुबह जब उसकी चाची ने सफाई के लिए कमरा खोला तो शिवा फंदे पर लटका हुआ था। मृतक के चाचा अजय की माने तो शिवा की शादी के बाद से ही उसकी पत्नी से शराब पीने की बात को लेकर झगड़ा रहता था। इस बात से नाराज उसकी पत्नी उसे छोड़कर अपने पियर आगरा चली गई थी। पत्नी जब वापस नहीं आई तो बीती देर रात अपना कमरा अंदर से बंद कर छत की कुंडी से साड़ी का फंदा लगाकर झूल गया। सोमवार की सुबह काफी देर तक उसका दरवाजा नहीं खुला तो परिवार के लोगों ने आसपास के लोगों की मदद से दरवाजा खोला, देखा कि वह फंदे से लटका हुआ है। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वजह तो ऐसे ही है, डिप्रेशन में रहता था वो। विशेष के जाने के बाद पीता था दारू खूब। 30-32 साल का वो। पियर गई थी खुद आगरा। नहीं कारण तो कुछ नहीं, ऐसे चली गई थी वो। पीता खाता था इससे। शादी को 4 साल हो गए। शिवा को रात को लगाई और मेरी विशेष सुबह गई थी सफाई करने, तो जब देखा 8:30 बजे करीब सुबह। ये छोटे फुटकर है एक तरह से, मतलब रेस्टोरेंट में जाता था, फुटकर था।
वो जो काम मिला, हाँ नशे के कारण डिप्रेशन में था ये। अपनी पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान सफाई कर्मचारी ने पत्नी की साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। फांसी की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जेलन हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। अपनी पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से परेशान सफाई कर्मचारी ने पत्नी की साड़ी से फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। फांसी की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जेलन अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। सोमवार सुबह सिविल लाइन थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्यवाही कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। परिजनों के अनुसार मृतक राजेश के द्वारा डिप्रेशन में आकर सुसाइड किया गया है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दरअसल रविवार रात 9 बजे के करीब भोपू का बाड़ा निवासी राजेश कुमार ने अपनी पत्नी की साड़ी को फांसी का फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया। परिवार के लोगों को इसकी जैसे ही सूचना मिली तो हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देर रात बॉडी को जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। एएसआई एच मोहम्मद ने बताया कि सोमवार सुबह परिजनों के पहुंचने पर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की गई। शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक के सुसाइड के कारणों को लेकर जांच की जा रही है। मृतक के बड़े भाई राकेश ने बताया कि राजेश कुमार की 18 साल पहले उसकी शादी हुई थी। वह नगर निगम में अस्थायी सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत था। करीब 1 महीना पूर्व उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, जिसके बाद से वह डिप्रेशन में चल रहा था। हालांकि सिविल लाइन थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। लोहागांव टेम्पो स्टेशन पर लगाई है अपने शमशान घाट के पीछे। इसकी क्या मिसेज चल गई थी। एक जना सुनील जेदिया नाम है उसका, उसने क्या है उसके मिसेज को लेकर चल गया। उसके बाद में इसने उसके डिस्पेस में इसने फांसी लगाई है। सुनील जेदिया उसका नाम है और उसके लिए वहाँ पर रहती है। कब लगाई? ये शाम को लगाई इसने 7:30-8 बजे। मैं रात को मौके पूछा 9:30 बजे से खाना वाना खा के से फंक्शन में। कारण तो ये था उसकी मिसेज चल गई। उसकी मिसेज के 3 बच्चे इसके बड़े बड़े और उस लुगाई ने उसके साथ चल गई। और वो सुनील जेदिया था ना उसके साथ चल गई भक्ति से। और वो उसने बहुत वो करा, उसको पैसे दे दे वो आके उस मतलब इसको कर दिया। वो नहीं कहा इसमें करते थे निगम में कच्चे में काम करते थे। उम्र इसकी कम मेरे से छोटा था, मेरे से 37-38 साल। थाने में इतला दिया? थाने में अपने सिविल लाइन थाने में पोस्टमार्टम करा रहे। समाचार को देते हैं थोड़ा सा विराम। जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट,
तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। अजमेर में दूसरे राज्यों के असामाजिक तत्व शहर में बेखौफ रह रहे हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात वारदात की फिराक में धारदार चाकू लेकर घूम रहे पुणे महाराष्ट्र निवासी शेख समीर को कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया है। अजमेर में दूसरे राज्यों के असामाजिक तत्व शहर में बेखौफ रह रहे हैं और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दे रहे हैं। बीती रात वारदात की फिराक में धारदार चाकू लेकर घूम रहे पुणे महाराष्ट्र निवासी शेख समीर को कोतवाली थाना पुलिस ने आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाने के एएसआई शिवलाल ने जानकारी देते हुए बताया कि थाने के एएसआई सुखपाल को गश्त के दौरान सूचना मिली कि एक युवक आने जाने वाले लोगों को चाकू की नोक पर डरा धमका रहा है और उनसे अवैध वसूली कर रहा है। कोई वारदात कर सकता है। सुखपाल मौके पर पहुंचे और समीर को अवैध रूप से धारदार हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। दौरान गश्त एएसआई सुखपाल जी को सूचना मिली थी कोई आर्म्स लेकर घूम रहा है, जिसको संदिग्ध पकड़ा, जिसके पास में चाकू मिला था। मुकदमा दर्ज किया, जिसकी तफ्तीश जारी है। क्या नाम है आरोपी का? शमीर। प्राइवेट बस स्टैंड पर पकड़ा। नहीं, ऐसे घूम रहा था। क्या हथियार क्या था? चाकू था। जय अम्बे माता मंदिर के पास रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज 100 साल पूरे कर लिए हैं और सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के मौके पर विश्व रेड क्रॉस डे समारोह पूर्वक मनाया गया। जय अम्बे माता मंदिर के पास रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज 100 साल पूरे कर लिए हैं। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के मौके पर विश्व रेड क्रॉस डे समारोह पूर्वक मनाया गया। रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव जीवन चौहान ने बताया कि इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1923 को राजपुताना प्रोविंशियल ब्रांच ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से हुई थी। यह राजस्थान की सबसे पुरानी और बड़ी रेड क्रॉस सोसाइटी है। 1960 में डीएवी कॉलेज के प्राचार्य दत्तात्रेय ने अपने कार्यकाल में यहाँ पर 40 कमरों का निर्माण करवाया है। तब से आज तक रेड क्रॉस भवन में निर्धन, घायल व्यक्तियों और जरूरतमंद लोगों की सेवा लगातार की जा रही है। रेड क्रॉस का जन्म 8 मई सन 2020 में इंडिया में हुआ। एक नियम के अंतर्गत हुआ ये, और पार्लियामेंट में जो ब्रिटिश कॉल में बिल आया था। लेकिन प्रारंभ में इसका जो संस्थापक हैं जीन हेनरी ड्यूटेन, जो कि स्विस नागरिक थे और ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच में युद्ध के दौरान उन्होंने देखा कि बहुत से घायल आदमी सैनिक रास्ते में पड़े हुए थे, मरे हुए पड़े थे और उनकी कोई देखभाल नहीं कर रहा था। दोनों ही देश जीत के लिए अग्रसर हो रहे थे। तो ऐसी अवस्था में उसने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ करके फ्रांस में एक फॉर्म हाउस ले करके और वहाँ पर उन दोनों शासकों से मिल करके उनसे प्रार्थना करी कि ये जो घायल और मृतक आदमी रखे हुए हैं यहाँ पर, उनको मतलब जो मैं सहायता करना चाहता हूँ। और उन्होंने एक इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर रिलीफ एंड वुंडेड नाम से एक संस्था प्रारंभ की।
लेकिन कुछ समय पश्चात ही इसको अन्य देशों ने मिलकर के रेड क्रॉस का नाम दे दिया, और जो आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बहुत ख्याति है। कुछ देशों में इसको रेड क्रॉस के नाम से जाना जाता है, कुछ देशों में जो मुस्लिम देश हैं उसमें इसको रेड क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है। और इस संस्था का मूल उद्देश्य जो है वो घायल सैनिकों को, मृत व्यक्तियों को राहत पहुंचाना, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना के अलावा शांति काल में अगर किसी भी देश में कोई बाढ़ आ गई है, आगजनी हो गई है, या किसी कारण से मानवता के ऊपर जो है कहर आ गया है, तो उसे जहाँ तक यथासंभव उसको दूर करने का प्रयास करें। और आज की तारीख में करीब 10 करोड़ आदमी इस रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं और अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। राजस्थान में, जब राजस्थान बना भी नहीं था, तो 1923 में अजमेर में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। अजमेरू 84 गौ सेवा परियोजना समिति के संयोजक तरुण वर्मा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपकर आजादी के अमृतकाल 7वीं सदी के दुर्ग तारागढ़ पर विशाल ध्वजारोहण करने की मांग की गई है। अजमेरू 84 गौ सेवा परियोजना समिति के संयोजक तरुण वर्मा के नेतृत्व में आज जिला कलेक्टर अंशदीप को ज्ञापन सौंपकर आजादी के अमृतकाल 7वीं सदी के दुर्ग तारागढ़ पर विशाल ध्वजारोहण करने की मांग की गई। समिति के संयोजक तरुण वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ऐतिहासिक दुर्ग तारागढ़ पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के अवसर पर पूर्व पश्चिम द्वारों पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान विशाल ध्वजाओं का आरोहण किया जाए। तारागढ़ किले की टूटी फूटी दीवारों की मरम्मत अति शीघ्र की जाए। वहीं ऐतिहासिक दुर्ग तारागढ़ के साथ बावरियों के साफ सफाई के साथ परकोटे की दीवारों को भी मरम्मत की जाए। अजमेरू 84 कोस परिक्रमा समिति यह पिछले 2 वर्षों से पुष्कर क्षेत्र की परिक्रमा 84 कोस परिक्रमा का आयोजन करती है। यह नियमित कार्यक्रम के तौर पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती मनाने का भी कार्यक्रम किया जाता है, परंतु हमें दुख के साथ बताना पड़ रहा है, हमने जिला कलेक्टर महोदय को भी बताया है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और चौहानों का जो दुर्ग है, विश्व का पहला दुर्ग, जिब्राल्टर से भी मजबूत दुर्ग, 7वीं सदी का दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, 7 बावड़ियों वाला दुर्ग, जिसमें पीने के पेयजल की संपूर्ण व्यवस्थाएं रहती हैं और उसकी दीवारें इतनी मजबूत इतिहास में बताई गई हैं, जिब्राल्टर से भी ज़्यादा मजबूत उसकी दीवारों का वर्णन किया जाता है। वहाँ पे स्वर्णमयी महल रहे हैं। ऐसे दुर्ग की दुर्दशा से अजमेर वासी पीड़ित हैं और वहाँ पर उस दीवारों को तोड़ा जा रहा है और उनके माध्यम से अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं। हम चाहते हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस दुर्ग पर, जो विश्व का पहला दुर्ग है 7वीं सदी का, वहाँ पर भारत का तिरंगा फहराया जाए, भारत का राष्ट्रीय ध्वज, विशाल से विशाल ध्वज वहाँ पर लगाया जाए। यह मांग हम कई वर्षों से निरंतर कर रहे हैं, परंतु प्रशासन अपनी एक नींद में सोया हुआ है। पर हमारा करबद्ध निवेदन है कि इस अजमेर की जो भावनाएं हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए, अन्यथा भविष्य में हम अपना जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन है इसके लिए प्रयास रहेंगे और हमारे ये जन आंदोलन के रूप में साबित होने वाला। आज हमने भावना मैडम को ज्ञापन दिया है। हर वर्ष की भांति हमें आश्वासन दिया गया कि हम अपनी तरफ से जो संभव होगा वह ज़रूर करेंगे। गत वर्ष हमने एडीए को ज्ञापन दिया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो आवासीय योजना है उसमें अतिक्रमण का शिकार थी, हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए थे और 40 बीघा ज़मीन पे से अतिक्रमण हटाए गए थे। उसी आशा के साथ में हमने आज पुनः यहाँ पर ज्ञापन दिया है कि सकारात्मक कुछ कार्य होंगे तारागढ़ के ऊपर। समाचारों को देते हैं थोड़ा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में
प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। मनोरोग चिकित्सक कौन है? आज के व्यस्ततम जीवन में उदासी, चिड़चिड़ापन, शक, वहम, माइग्रेन, याददाश्त में कमी, मंदबुद्धि, अर्थहीन बातों, मिर्गी, हिस्टीरिया और नशे की लत जैसे रोग और लक्षण होना आम बात है। ऐसे लक्षण प्रतीत होने पर हमें किसी मनोरोग विशेषज्ञ से परामर्श या काउंसलिंग करने की आवश्यकता होती है। रविवार को शाम 7 बजे हम आपकी सीधी मुलाकात मनोरोग एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ जेएलएन चिकित्सालय के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र जैन से करवाएंगे। यह कार्यक्रम बात आज की रेडियंट चैनल नंबर 251, RM चैनल नंबर 21, साथ ही फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव दिखाया जाएगा। सीधे प्रसारण होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान आप मस्तिष्क संबंधी एवं नशा रोगियों के विषय में अजमेर के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर महेंद्र जैन से सवाल पूछ सकते हैं। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जैन आपके पूछे गए सभी सवालों का सीधा जवाब देंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते खबरों के नए सफर पर। शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ प्राकट्य उत्सव 5 मई को आयोजन समिति एवं नाथ योगी विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुआ। आज गोरक्षनाथ प्राकट्य महोत्सव को सफल बनाने में नाथ विकास समिति और आयोजन समिति के 151 सदस्यों का सम्मान किया गया। शिव अवतारी महायोगी गुरु गोरक्षनाथ प्राकट्य उत्सव 5 मई आयोजन समिति एवं नाथ योगी विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में गुरु गोरक्षनाथ प्राकट्य महोत्सव को सफल बनाने में नाथ विकास समिति और आयोजन समिति के सदस्यों 115 का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु गोरक्षनाथ के समक्ष दीप प्रज्वलित व माल्यार्पण किया गया एवं महाराज योगी गोवर्धन नाथ जी का समाज के लोगों द्वारा तलवार और ढाल भेंट कर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मठाधीश महंत योगी गोवर्धन नाथ ने अपने उद्बोधन में कहा कि महा उत्सव को सफल बनाने में समिति के सदस्यों ने ऊर्जा और ज्ञान का उपयोग करके कार्यक्रम को सफल बनाया है। महाराज ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ के जीवन में समाज को प्रेरित होना चाहिए। महोत्सव एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सिखाता है एवं एक दूसरे में सामूहिक भावना विकास करता है और इसे एक समूचे के रूप में जोड़ता है एवं गुरु गोरक्षनाथ और नाथ संप्रदाय के विकास को प्रोत्साहित करना है एवं सभी समाज के लोगों में साधुवाद व आशीर्वाद दिया। आयोजन समिति के उपाध्यक्ष ने बताया कि समारोह में समाज के भामाशाहों, समाज के लोगों, मीडिया कर्मियों सहित समिति से जुड़े सदस्यों को शॉल उड़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों के अलावा अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस आयोजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि नाथ संप्रदाय के और नाथ समाज के जो बच्चे हैं, परसों का प्रोग्राम को देखते हुए आज और ज़्यादा उत्साहित है और आगे यही कामना करता हूँ कि बच्चे आगे से आगे ऐसे भव्य प्रोग्राम करते रहें और अपने नाथ संप्रदाय का सम्मान बढ़ाते रहें। 151 लोगों का माला पहना के मोमेंटो के द्वारा और शॉल उड़ा के सबका सम्मान किया और
सभी लोगों का आभार व्यक्त करा। इसकी अध्यक्षता सोमदेव महादेव धाम के महंत श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम करा और सभी का आभार व्यक्त करा। और आने वाले टाइम के अंदर दोबारा ये महोत्सव जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाए। हमने गुरु गोरक्ष महोत्सव मनाया था 5 मई को, उसकी समापन के लिए हमने कार्यक्रम आयोजन करा। जिन भी लोगों ने यहाँ पे स्टॉलें लगाई, समाज के अंदर जो भी योगदान दिया, सहयोग करा, उन सभी का हमने स्वागत करा। बूढ़े बुजुर्गों का स्वागत करा ताकि उनका हमें आश्वस्त बना रहे और उनके सानिध्य में दोबारा हम प्रोग्राम करें तो बड़े धूमधाम से इसका समापन करने के लिए हमने आज आयोजन करा। ये अच्छा एक आयोजन किया गया है। इसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे सब कार्यक्रम हमेशा अच्छा होते रहे और नाथ समाज इस तरीके से आगे बढ़ता रहे, नए नए कार्यक्रम हो इसके अंदर और इस तरीके से हमारी युवा शक्ति भी आगे बढ़े। 151 लोगों को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया है। 5 तारीख को यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था जिसमें गोरक्षनाथ जी की रैली निकाली गई थी और तरीके से आयोजन होते रहना चाहिए समाज में। इससे नाथ समाज जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में पार्षद सहित वार्ड की टीम ने घर घर जाकर विवरण इकट्ठा करके शिविर से पहले ही 400 से अधिक पंजीकरण अन्य स्थायी शिविरों में जाकर करवाए। इस कार्य से क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी में कैंप तक नहीं पहुंचना पड़ा। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत शिविर में पार्षद सहित वार्ड की टीम ने घर घर जाकर विवरण इकट्ठा करके शिविर से पहले ही 400 से अधिक पंजीकरण अन्य स्थायी शिविरों में जाकर करवाए। इस कार्य से क्षेत्रवासियों को भीषण गर्मी में कैंप तक नहीं पहुंचना पड़ा। वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने बताया कि तेज गर्मी में अर्थ, समय और श्रम आदि की बचत के लिए वार्ड के निवासियों की सुविधा के लिए विगत 7 दिनों से लगभग 20 जनों की टीम ने लगातार घर घर जाकर वे सोशल मीडिया के माध्यम से वार्ड के निवासियों के जनाधार कार्ड, बिजली के बिल के नंबर आदि विवरण इकट्ठा किया और शहर में अन्य स्थानों पर चल रहे स्थायी शिविरों में जाकर पंजीकरण करवाया और वार्ड के निवासियों को घर बैठे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। शिविर में सूचना के पश्चात विवरण न देने वाले अन्य क्षेत्र के निवासी आदि कुछ लोग ही आए। इस कार्य को संपादित करने में मनोज सेन, नरेश कुमावत, फूलचंद नोगिया, दिनेश खटाना, धर्मेश सोनी, बंटी, विजय साहू, रोहित देवड़ा, प्रशांत गुप्ता, दीपक देवड़ा, राधे भाई, मुकेश तुनवाल, अर्जुन ठाकुरदास, राजेंद्र माली, जय किशन लोंगानी, लखन साहू आदि कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा। आज ये महंगाई राहत के शिविर और इसके साथ साथ प्रशासन शहरों के संग शिविर यहाँ लगाया गया है। हमारे को नगर निगम से भी निर्देश थे कि आप परफॉर्मा भराकर अपने शिविर में लेके आएँ जिससे भीड़ नहीं हो, मारामारी नहीं हो। लेकिन हमारी टीम और हमारे कार्यकर्ताओं ने के साथ मिलकर 20 जनों की टीम के साथ हमने घर घर जाकर जनाधार नंबर, सी नंबर और अन्य योजनाओं का, पशुधन बीमा और जो दूसरी चीज़ें थी उनके हमने सारे रिकॉर्ड लिए और जो स्थायी कैंप चल रहे हैं सामुदायिक भवन कोटड़ा और दूसरी जगह, उन कैंपों में जाकर पिछले 7 दिन में हमने सारे गारंटी कार्ड बनवा कर अपने वार्ड के लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। यानी हमारे वार्ड की जनता को शिविर तक नहीं आना पड़े। इस गर्मी के अंदर 45 डिग्री तापमान है और यहाँ की जो बहन बेटियाँ हमारे वार्ड की जनता है, उन्होंने मुझे पार्षद चुना है तो उसको उनको भीड़ में धक्का मुक्की नहीं हो, उनको यहाँ नहीं आना पड़े, ये काम मैंने उनका घर बैठे किया है। शिविर के अंदर अजमेर विकास प्राधिकरण का शिविर लगा है। हमारे यहाँ अजमेर विकास प्राधिकरण से संबंधित मोती विहार कॉलोनी है। मोती विहार के कॉलोनी योजना क्षेत्र का पार्ट बताते हैं, जबकि कॉलोनी हरिभाऊ पदे नगर से पहले बस चुकी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश आ गए थे कि इनको पट्टे दे दिए जाएँ, लेकिन आज तक भी उनका मौका रिपोर्ट हो गई है, फाइलें लगी हुई है, 300 फाइलें लंबित हैं, उनके पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ PWD के कर्मचारी बैठे हैं, PWD का कोई काम नहीं है। BLO को बैठा रखा है, BLO का यहाँ कोई काम नहीं है। आंगनवाड़ी केंद्र के यहाँ जो महिलाएं बैठी है, इन्होंने अति कर दी। गर्भवती महिलाओं को कोई जयपुर से अधिकारी आने और उनसे उनके हाथों गोद भराई करने के लिए पिछले 3 घंटे पहले उनको बुला के यहाँ बिठा लिया था। जब मेरे मना किया उसके बाद उनको भेजा गया। तो इस प्रकार मैं तो ये कहूँगा कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास किया है कि मेरे वार्ड में किसी प्रकार की जनता को कोई तकलीफ नहीं आए और वो सफल भी हुआ हूँ। मेरे वार्ड के लोग वही लोग आए हैं जो जिन तक या तो समाचार नहीं पहुँचा या वो हमको देना नहीं चाह रहे थे। बाकी यहाँ कैंप में आप देख सकते हैं कि यहाँ अधिकारी कर्मचारी ज़्यादा हैं और लाभार्थी लोग कम हैं जो योजना का लाभ लेने के लिए हैं, वो नहीं के बराबर हैं। और विशेषकर जो आए हैं वो दूसरे वार्ड के या गिने चुने मेरे वार्ड के लोग आए हैं। हाँ, वार्ड के ये शिविर के अंदर राजस्थान का या अजमेर में कहीं भी व्यक्ति किसी भी कैंप में जाके अपना काम करवा सकता है और वो निश्चित तौर से कोई भी किसी भी कैंप में, जैसे मैंने भी स्थायी कैंप में जाकर अपने लोगों के लाभ गारंटी कार्ड बनवाए, तो कोई भी कहीं भी जाके गारंटी कार्ड बनवा सकता है। आप देख रहे हैं कि कर्मचारी ज़्यादा है, अधिकारी ज़्यादा है, बाकी पब्लिक यहाँ नहीं है और ये हमारा प्रयास था और ये सकारात्मक प्रयास था और सफल भी हुआ। घर बैठे काम करने का प्रयास किया है। मेरे वार्ड की जनता ने मुझे राजस्थान में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया, तो उसका प्रतिफल मुझे देना ही था, काम करना ही है
और अच्छे से काम करना है, वो प्रयास किया मैंने और मेरी टीम ने। श्रीनगर थाना अंतर्गत विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का आरोप लगाया है। श्रीनगर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। श्रीनगर थाना अंतर्गत विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए परेशान कर हत्या करने का आरोप लगाया है। श्रीनगर थाना पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। मृतका पूजा के मामा नेमीचंद ने जानकारी देते हुए बताया कि पूजा की शादी श्रीनगर निवासी कमल मेहरा के साथ 14 महीने पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद से ही पूजा का पति कमल मेहरा दहेज के लिए प्रताड़ित कर रोज मारपीट करता था। कई बार समझाने पर भी कमल मेहरा नहीं माना, जिससे तंग आकर पूजा ने अपने कमरे में साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतका पूजा के परिजनों ने कमल मेहरा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। सर, कल रात को 8 बजे थाने से फ़ोन आया मेरे पास कि पूजा की डेड बॉडी भेज दी, रेफ़र कर दी है श्रीनगर से जेलन। तो फिर मैं यहाँ पहुँचा मौके पे, तो फंदा मैंने अपने हाथ से खोला, गले में फंदा लगा रखा था साड़ी से, और करीब पिछले 14 महीने हो गए इसकी शादी को। 10-11-12 महीने से परेशान कर रहा था ये। अभी संबंध थे इसके बाद, और दहेज की प्रताड़ना में कर रहा था, गाड़ी मांग रहा था, पैसे मांग रहा था कई बार। अभी 5-7 दिन पहले, 10 दिन पहले मैं भी जाके आया 2 बार, समझाइश करके आया, तो माफ़ी मांगी इसने कि आगे से ये गलती नहीं होगी। ये नल का काम करता है, श्रीनगर का वासी है कमल। हाँ जी, का पूजा। फांसी की सूचना पर पहुंची श्रीनगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जेलम अस्पताल के चीरघर में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया है। परिजनों की शिकायत पर ससुराल पक्ष के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। देखिए, कल दिनांक को थाने पर जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि पूजा वाइफ हो कमल नेहरा, उसने अपने मकान में कमरे में फांसी लगा ली है। इस इत्तला पर मौके पर पहुंचकर बॉडी को नीचे उतराया और जेएलएन में रखवाया, जिसके संबंध में आज उसके मृतका ने पिता ने एक रिपोर्ट इस संबंध में दी है कि ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए परेशान किया जाकर उसकी हत्या की गई है। इस पर थाने पर प्रकरण संख्या 66/23 धारा 304B में दर्ज किया जाकर सीओ साहब द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं मिला है, अपनी साड़ी से ही फांसी लगाई है। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।